गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस नीति से झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे झारखंड का अगर जेपीएससी एग्जाम्स लिए जो सबसे नज़दीक में है, तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली लेटेस्ट एग्जाम जो होते हैं उसी से पूछे जाते हैं। मतलब प्रीवियस बहुत पुराना है तो उसमें अगर कुछ चेंजिंग हो गया है या झारखंड सरकार ने उसमें कुछ नई नीति चेंज किया है तो हो सकता है कि उससे कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दे, लेकिन जनरली इसे क्वेश्चन नए वाले आते हैं। और जासकत के इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ये नीति कब बनी थी। दूसरा क्वेश्चन आता है इस नीति का उद्देश्य क्या है। और तीसरा क्वेश्चन आता है इस नीति को जो लागू किया गया उसके प्रावधान क्या क्या दिए गए। यही 3 से पूरी नीति बनती है। कभी कभी कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगा, और ये पूरा टॉपिक एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसलिए देख लिया क्योंकि इसमें रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको वो थोड़ा सा पूछेगा। 5 क्वेश्चन जब मेंशन है तो सिलेबस में 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पहले हमारी ये नीति है जो 2001 में बनी थी, वो था झारखंड औद्योगिक नीति 2001। ठीक है, ये जनरली मान के चलिए कि बिहार से कुछ ना कुछ कॉपी किया हुआ था। और जनरली हमारे यहाँ नीति बनती क्यों है? नीति बनती है रोजगार के लिए। सारी नीतियाँ जो बनाई जाती है वो रोजगार को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो भी रोजगार को ध्यान में रख करके। अब अलग बात है उसके बाद हमारे पास ढेर सारे और ऑप्शन खुलने लगते हैं, लेकिन सारा उसी ऑप्शन पर निर्भर है। ये नीति देखिए क्या लिखा हुआ है कि औद्योगिक नीति का लक्ष्य बेहतर उत्पादकता के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना, जिसमें लघु उद्योग कुटीर उद्योग के विकास पर विशेष जोर देते हुए राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्र को एक समान और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इन सभी बातों को तो ऐसी है, बट जिसका मेन जो उद्देश्य होता है वो रोजगार होता है। अब देखिए इसी नीति को कई बार बदला गया, औद्योगिक नीति को। और 2012 में जब ये औद्योगिक नीति आया तो इसमें क्या किया गया, कैटेगरी बांट दिया गया नीति को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कि हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं उसको 8 क्षेत्रों में इन्होंने विभक्त किया था 2012 वाले में। पहला था हमारे पास पलामू गढ़वा क्षेत्र। ये जनरली लोहायस के लिए, डोलोमाइट के लिए, कोयला के लिए, ग्रेफाइट के लिए, चाइना के लिए जाना जाता है हमारे पास। दूसरा फिर आया लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र। ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध था और ऊर्जा इकाई के लिए इम्पोर्टेंट था। तीसरा क्षेत्र आया कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र। यह अब्रक के लिए था, ऊर्जा के लिए था, सीमेंट के लिए था, इस्पात के लिए था, टेलीकॉम सेंटर के लिए यहाँ पे था। चौथा एक क्षेत्र बना रांची औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है जिसको बनाया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग को ध्यान में रखा गया था। उसके बाद फिर एक आया धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र। इसमें क्या किया, कोयला इस्पात और कोयला आधारित इकाई को ध्यान में रखा है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए मेन सेंटर था। दूसरा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र सबसे पुराना था हमारे पास। फिर एक नया सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र। इसमें क्या किया, कोल्हान का इलाका जनरली यूरेनियम, कॉपर, लोहयस, इस सब के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो इसमें इस सब चीज़ को ध्यान में रखा गया कि लोह इस्पात, ऑटो अवयव यानी जो हमारे पास ऑटो बनते हैं उसके जितने पार्ट्स हैं उसके लिए, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर, आयरन और सूचना प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, फिर खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क और टेक्सटाइल के लिए। टेक्सटाइल इस वक्त जो है सबसे टॉप पे चल रहा है रोजगार देने के क्षेत्र में। अगर आप चाहते हैं कि भारत सरकार या राज्य सरकार जो है थोड़ा सा ध्यान दे, तो आप मान के चलिए कि झारखंड में 5 लाख से 10 लाख लोगों का रोजगार इस पर छिपा हुआ है और प्रत्यक्ष रोजगार छिपा हुआ है। इसलिए सरकार जो है सिल्क और टेक्सटाइल को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। कृषि के बाद अगर कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित हो सकता है रोजगार के क्षेत्र में तो वो टेक्सटाइल ही है। फिर आया हमारे पास घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। इसमें क्या किया, कॉपर और वन उत्पाद, क्योंकि ये इलाका पूरा उसी से रिलेटेड है हमारे पास। फिर हमारे पास एक आया देवघर जैसे औद्योगिक क्षेत्र। देखिए ये क्षेत्र था तो पहले भी, लेकिन इतना विकसित नहीं था और सरकार का इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं था। अब सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। क्या है, ऑयल मिल, ग्लास, स्टील, एरोमेटिक्स, क्योंकि एरोमेटिक्स वहाँ पे चल रही है। अगर आप जाके देखिएगा तो हवाई जहाज का पार्ट्स जो बनता था उसके लिए कंपनी वहाँ पे थी, कंपनी को सरकार ने बंद कर दिया था। फिर देखिए वो क्षेत्र पूरा जो है मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मेडिकल प्लांट, मेडिसिन, कोयला आधारित की है बट अभी आई नहीं है, खनन का काम चलने वाला है। सिल्क और कपड़ा उद्योग, ये इतने के लिए हमारे पास इस क्षेत्र को 2012 के औद्योगिक नीति में डिवाइड कर दिया गया। ये जो आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे के सारे उसी के अंतर्गत आते हैं हमारे पास। ठीक, उसके बाद सरकार ने समय समय पर क्या किया कि अब नीति नहीं बनाया, नीति को प्रोत्साहन करने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। पहले औद्योगिक नीति बनती थी, औद्योगिक नीति बनने में उसमें कुछ प्रोत्साहन कर दो। क्या प्रोत्साहन हो सकता है, तो निवेश प्रोत्साहन। क्यों निवेश, बिना निवेश के तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ढेर सारा टेक्नोलॉजी ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। तब क्वेश्चन ये होता है अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, आप उस टेक्नोलॉजी को दूसरे देश से मंगवा सकते हैं, ये काम तो आप कर ही सकते हैं।
तो 2016 में जो फिर नीति आया, ये औद्योगिक नीति से संबंधित था, बट इसमें 3 नया वर्ड जोड़ा गया, निवेश प्रोत्साहन। इंडस्ट्री वही था, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। और ये भी जो नई नीति बनी है, इसका भी एक ही क्षेत्र था, रोजगार सृजन। इसके अलावा किसी भी उद्देश्य में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि रोजगार में सृजन हुआ तो सब अपने आप होगा। क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट बड़ा होगा, लेबर कॉस्ट हाई होगा, स्किल्ड लेबर होंगे, तो सब उसी पे निर्भर करता है। इसीलिए सब कुछ रोजगार पे ही निर्भर किया था। अब इसी को ध्यान में रख के भारत सरकार ने चलाया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। झारखंड सरकार ने उसको कॉपी करके नया कर दिया कि मेक इन झारखंड। अब मेक इन झारखंड में क्या किया गया? खरीद को वरीयता दिया गया कि जो झारखंड का बना हुआ प्रोडक्ट को खरीदेगा उसको राज्य सरकार कुछ न कुछ प्रोत्साहित करेगी। तो अब क्वेश्चन ये मन में होता है कि सर खरीदेगा कौन? हम और आप नहीं, हम और आप तो ग्राहक हैं। झारखंड सरकार का बना हुआ प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी खरीदती है और उसको इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करती है तो झारखंड सरकार उसको टैक्स में कुछ रिबेट देगी। ये क्वेश्चन था उसका। हम और आप जो खरीद रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, कंपनी और फैक्ट्री जो खरीद रही है वो प्रमोट कर रही है वो ट्रेड के लिए। तो इसलिए सरकार ने उसको प्रमोट करने के लिए ये नीति बनाई थी। 2022 में इस नीति में क्या किया गया? 3 नीति को जोड़ा गया। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति, झारखंड इथेनॉल उत्पादन नीति और झारखंड औद्योगिक व लॉजिस्टिक नीति। अब बोलेगा सर क्यों? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो है, धीरे धीरे ऑटो और रिक्शा को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है ई रिक्शा में, तो यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ई रिक्शा का कोई पार्ट्स मेक इन झारखंड में बनाना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो राज्य सरकार आपको टैक्स में कुछ न कुछ रिबेट देगी। वैसे ही इथेनॉल उत्पादन, हमारे यहाँ पे सब कुछ जानता है कि आने वाले समय में तेल की प्रॉब्लम होने वाली है, तो सरकार अभी से क्या कर रही है? इथेनॉल प्रोडक्शन। फिर सरकार क्या कर रही है? हाइड्रोजन पर काम कर रही है। मतलब सब ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों जरूरी है, क्योंकि ये दोनों के बिना तो हमारा चलेगा नहीं उद्योग। तीसरा है औद्योगिक पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क का होना जरूरी होता है। इंडस्ट्रियल पार्क से क्या है? पूरी इंडस्ट्री की एक अच्छी जानकारी मिल जाती है। इंडस्ट्रियल पार्क के होने से क्या होता है कि जो चेन 2 कंपनी या 2 फर्म के बीच में टूटा हुआ होता है उसको जोड़ने का काम करता है। एक को रॉ मटेरियल चाहिए और एक को जो है वो एक अच्छा ग्राहक चाहिए, अब मिल नहीं रहा है, तो बीच में अगर इंडस्ट्रियल पार्क रहेगा तो वहाँ दोनों मिल जाता है। इसलिए जो है इसको लॉजिस्टिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि पैकिंग नहीं होती है अच्छी तरीके से तो क्या होता है कि सामान बर्बाद होता है। 50 से 60 करोड़ का सब्जी जो है झारखंड में हर दिन बर्बाद हो जाता है। तो अगर लॉजिस्टिक सिस्टम ठीक रहेगा तो बर्बाद नहीं होगा। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि मेक इन झारखंड चला रहे, जैसे झारखंड मेक इन इंडिया चल रहा था, और ये एक सही पहल है झारखंड सरकार की। तीसरा एक फिर उसी में आया, थोड़ा सा सरकार ने चेंजिंग किया। देखिएगा, ये 2021-22 में आया, फिर वही 16 के बाद आया 2021 में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, सेम। तब लोग फिर इसमें नया किया। देखिए, अब पहले ये देखिए कब आया 2021-22 में। 2021-22 में आया, इसका मतलब कि हम कोविड के बाद के समय की बात कर रहे हैं। तो कोविड के बाद का समय और कोविड के पहले के समय ना हमारे आपके लिए सेम था और ना इंडस्ट्री के लिए सेम था। तो इंडस्ट्री के लिए सेम इसलिए नहीं था, डिमांड उसका कम चल रहा था, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा रख करके। अब सरकार ने क्या किया इसमें नया? भवन निर्माण, खनन, पर्यटन, ऑटोमोटिव, हैवी इंजीनियरिंग का काम, ये सब को जो है निर्यात में गिरावट आई थी। इसी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो है 2021-22 में जो है लाया। क्यों लाया? रोजगार के लिए तो सिर्फ नहीं आया होगा, अब यहाँ रोजगार के लिए नहीं आया, अब आया था निवेशक को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि रोजगार तो सीवन होगा ही होगा। फिर से इसको प्रमोट करेंगे तो रोजगार का सीवन होना ही होना है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए लाएगा कि निवेशक को जो नुकसान हुआ कोविड के चलते वो कोविड में प्रमोट किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे सरकार ने क्या क्या किया। 15 इकाइयों को ले लिया गया। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार कम से कम 50 एकड़ और 15 औद्योगिक इकाइयों वाले निजी, संयुक्त और पीपी औद्योगिक कार्यक्रम बनाएगी। यानी क्या? सब तरह से गवर्नमेंट सेक्टर का भी काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगी और कुछ पीपीपी मॉडल पे भी काम करे, तीनों में साथ में काम करे। दूसरा फिर क्या किया है? कंपनी अधिनियम के तहत एकल उद्योग औद्योगिक पार्क के लिए एबीसी में कम से कम 10 एकड़ और 5 विनिर्माण सुविधाएं दी जाएगी। ये थोड़ा आंकड़ा याद रखिएगा, 15 इकाई और 50 एकड़, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये सब एग्जाम जेपीसी वाले में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा, झारखंड अपने निवासियों के लिए निवेश आकर्षित करने और नौकरियां पैदा करने के लिए तेजी से निवेशक अनुकूल प्रथाओं को अपना रहा है, ठीक है। फिर अधिकांश सरकारी एजेंसियां और विभाग झारखंड निवेश संवर्धन बोर्ड एकल खिड़की मंजूरी, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, तीसरे पक्ष के प्रमाण, स्वप्रमाण, समयबद्ध अनुमोदन, ऑनलाइन जानकारी अनुमोदन
और डीम्ड अनुमोदन के मानक संचालन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ क्या करता है कि एक पॉलिसी अगर लेने जाइएगा तो बहुत लंबा चेन से गुजरना पड़ता है। इस लंबे चेन से गुजरने के लिए सरकार ने क्या किया है कि सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है कि अब आपको 10 टेबल पे नहीं जाना है, एक ही टेबल पे आइए और एक ही टेबल पर से आप अपना रजिस्ट्रेशन निवेशक को जो जो चाहिए वो मिल जाता है। पहले इसी चीज़ को 6 महीने में प्रोसेस पूरा होते थे। हमारे यहाँ अभी ये काम जो है 1 महीने में पूरा हो जाते हैं और कहीं कहीं तो 15 दिन में पूरा हो जाता है। सरकार लिखित देती है कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी योजना चलाई जा रही है हमारे पास इस चीज़ को लेके। अब देखिए इस नीति का कुछ उद्देश्य है। पहला उद्देश्य निवेशक को आकर्षित करना, क्योंकि कोविड में सब अपने अपने यहाँ भाग गए थे। ढेर सारे निवेशक ऐसे जो अपने कंट्री वापस चले गए थे, नहीं आ पाए थे। दूसरा, झारखंड को औद्योगिक विकास बनाए रखना, क्योंकि औद्योगिक विकास टूट गया था। पहले औद्योगिक विकास था कोविड से पहले, लेकिन वो टूट गया तो उसको ठीक किया गया। दूसरा, एक वेब आधारित पारदर्शी परियोजना को मंजूरी प्रदान करना, ये भी किया गया, ठीक है। और गैर वित्तीय सहायता और समाशोधन वित्तीय स्थापित करना, ठीक है। यानी कि 2 कंपनी अगर आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं तो उसको एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए। ये झारखंड सरकार अपने यहाँ से करेगी। फिर देखिए 100% स्वदेशी इनपुट, यानी क्या कि जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री काम करेगी, ये इंडस्ट्री जो है जो भी सामान बनाएगी, रॉ मटेरियल या कच्चा माल खरीदेगी, ये स्वदेशी ही खरीदे, यानी झारखंड के ही बने हुए लोगों से खरीदे। तो इससे क्या होगा कि झारखंड के ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एमएसएमई को स्थापित करना। एमएसएमई अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर आप इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये क्षेत्र रोजगार देने के लिए सक्षम है। हमारे यहाँ एमएसएमई का इतना बड़ा स्कोप है, ये 5 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, ठीक है। सरकार ने एमएसएमई को यहाँ मेंशन कर दिया है कि हम एमएसएमई को स्थापित करेंगे। फिर देखिएगा तीव्र क्षेत्र विकास के लिए एक सीधा, सक्रिय और सहायक संस्थागत ढांचा बनाया जाए, जैसे सरकार ने बनाया है मेक इन झारखंड। फिर सेवा क्षेत्र में रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जाए, ये भी सही बात है। फिर देखिएगा प्रौद्योगिकी और कौशल को उन्नत करने, खनिज आधारित उत्पादक, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कृषि प्रसंस्करण जैसे उत्पादक और पारंपरिक उद्योगों में मूल्यवर्धित और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना। ये देखिए बिना टेक्नोलॉजी के नहीं होगा। आज के समय अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में कोई दूरी नहीं रह जाती है। ये तो सरकार ने अच्छा किया कि इसमें मेंशन कर दिया है कि हाँ हम इसी पॉलिसी पे काम करेंगे। फिर देखिए खाद्य और चारा प्रसंस्करण क्षेत्र में विकसित करने के लिए प्रसंस्करण का विस्तार करना, बर्बादी को कम करना, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, किसानों की आय वृद्धि करना और निर्यात को प्रोत्साहित करना। सरकार की ये सारी रणनीति ऐसी है जो सरकार इसको धरातल पर ला दे तो झारखंड में ये अच्छी बात है कि 10 से 15 लाख लोगों का रोजगार इसी पे छिपा हुआ है और सरकार इस पे काम कर भी रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसको और मजबूत कर रही है। कैसे मजबूत कर रही है? देखिए यहाँ सरकार ने क्या रणनीति बनाया हुआ है। सड़क, बिजली, दूरसंचार, औद्योगिक संपत्ति, औद्योगिक क्लस्टर, ग्रामीण औद्योगिकरण, औद्योगिक पार्क, रेशम उत्पादन, खादी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, बांस, चमड़ा और लाह उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। ये सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जो झारखंड के हैं और अगर ये विकसित होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। समझिए एक तरह से सरकार की बहुत लंबी रणनीति चल रही है। फिर देखिएगा दूसरा सरकार ने क्या किया कि एमएसएमई क्षेत्र को समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करना। हमारे यहाँ एमएसएमई को सही तरीके से ऋण नहीं मिल पाता है और ये ऋण को पूरा करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, ठीक है। निर्यात संवर्धन परिषद, आईटीबीपीओ, क्षेत्रीय संघ, एमएसएमई संघ के साथ मजबूत नेटवर्किंग का विकास करना। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवा प्रदत्त का विकास करना। हमारे यहाँ की कंपनी दूसरे देश में जाके डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकती है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये निवेश अच्छे से करवा सकती है और सरकार इस निवेश को अपने माध्यम से आगे बढ़ाएगी और अपने निगरानी और मूल्यांकन पर रखेगी तो सरकार का क्या होगा कि और अच्छे से चलेगा, ठीक है। फिर देखिए सरकार आगे क्या कर रही है। हितधारक और औद्योगिक संघों के साथ परामर्श, यानी क्या है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री को जो है ये परामर्श लिया जाए उससे कि छोटे इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है। इसमें रिलायंस है, अडानी पावर है, टाटा की कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो है, ये बड़े बड़े सारे कंपनी हैं जो इस वक्त झारखंड में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, ठीक। बुनियादी ढांचों में विकास में तेजी लाना। अभी जैसे हमारे यहाँ ढेर सारा जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा हो। श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें लेबर जो है उसकी ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं। सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा तो बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ती है, एक क्षेत्र में बढ़ती है दूसरे क्षेत्र में फिर कम हो जाती है, ठीक है।
इन सभी प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान और विकास को समर्थन करने, विश्वविद्यालय में स्टार्टअप और नवीन को प्रोत्साहित करना। यानी क्या, अभी हमारे यहाँ स्टार्टअप और स्टैंडअप प्रोग्राम जो है सिर्फ जो है योजना में जाने जाते हैं। आने वाले समय में स्टार्टअप और स्टैंडअप जो होगा वो एक कोर्स का पार्ट होगा। तो कोर्स का पार्ट होगा तो सभी लोग इसको जानेंगे, और सभी लोग जब जानेंगे तो इसको और अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, ये सब सरकार के रणनीति में है। कौन सी रणनीति में है? झारखंड सरकार के 2021-22 की रणनीति में। यहाँ सरकार ने लिख दिया था 21-22 के पॉलिसी में। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 21-22 वाला जो है इस वक्त जेपीएससी एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। फिर देखिए एमएसएमई सेक्टर हमारे पास जो है इसमें सरकार ने क्या किया, इस पर बांट दिया है। एमएसएमई का चार्ट देखिएगा, माइक्रो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को याद होगा। अगर माइक्रो है तो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 5 करोड़ तक का टर्नओवर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल है तो उसके लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ का टर्नओवर है। मीडियम है तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 250 करोड़ तक का टर्नओवर है, इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। ये जो रेंज देख रहे हैं आप, इधर 1 करोड़ इधर 5 करोड़, ये रेंज आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, अब देखिए कितना रजिस्टर्ड हुआ हमारे यहाँ एमएसएमई में। 2021-22 में राज्य में पंजीकृत इकाई की संख्या 17,906 था। आंकड़ा इसको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि 2021-21 में पंजीकृत इकाइयों की संख्या 63% अधिक थी। ये भी परसेंटेज आप याद रखेंगे। ठीक है, रोजगार कितना बढ़ा? 16.3% रोजगार बढ़ा है। निवेशक कितने कम हो गए? 1.39, क्योंकि देखिए 20-21 था ना, तो कोविड के डर के चलते निवेशक कम हो गए, लेकिन फिर भी रोजगार का प्रतिशत हमारे यहाँ बढ़ा। तो ये डाटा थोड़ा आप याद रखिएगा कि ये डाटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा स्फूर्ति, ये एक प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाया गया था। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है आप किसका है ये पहले देख लेते हैं। रियल में ये प्रोग्राम जो है एक तरह से ये एमएसएमई मंत्रालय का एक क्लस्टर आधारित प्रोग्राम है। ठीक है, स्फूर्ति को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें काम क्या होता है, जितना भी हमारे पास हस्तशिल्प का काम होता है, चमड़ा से बनने वाला चीज़, आयुर्वेदिक दवा बनने का चीज़, इन सभी को इसके माध्यम से प्रमोट किया जाता है। तो इस एक योजना को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, नीति जरूर रखना। क्या लिखा हुआ देखिए, खाद्य उत्पादक से लेकर हस्तशिल्प, चमड़े के उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों की प्रतिभा, रचनात्मकता और कड़ी मेहनत से पहचानने और पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक, लाभदायक और निरंतर उत्पादन करने के सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्फूर्ति ये योजना चलाई जा रही है। ठीक, ये अब देखिएगा कौन सा मंत्रालय है, ये एमएसएमई मंत्रालय का ही एक कार्यक्रम है। ठीक, दूसरा याद रखिएगा, ये खादी ग्रामोद्योग जो है आयोग, उसका एक जो है नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। इसका काम क्या होगा, कारीगर लोगों को जो है मजबूत बनाना। अगर कोई कारीगर को जानकारी है उसको थोड़ा और स्किल्ड बनाने की ज़रूरत है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर स्किल क्या बनेगा, बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, अपना सारा मैटर को डील करने का तरीका, ये सब उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूरी होता है हमारे यहाँ के लेबर के लिए। ठीक है, नए वस्तु अगर बनाए हुए हैं तो उसका पैकेजिंग कैसे होना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ सारे सामान का पैकेजिंग एक जैसा हो जाता है, और आज के समय में फैशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में इसी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पैकिंग कैसा है, आपका डिजाइनिंग कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको करने की बात चल रही है। इसलिए स्फूर्ति को एक बार आप जरूर देख लें। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट के माध्यम से संबंधित क्लस्टरों में लोगों को पारंपरिक कला, उसके कौशल और क्षमता का विकास करना। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ, पैकेजिंग डिजाइन नवाचार को प्रोत्साहित करना, विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काम से क्लस्टर उत्पादन, विपणन क्षमता यानी मार्केटिंग सिस्टमेटिक को बढ़ाना है। फिर देखिए यहाँ एक और बात क्या लिखता है कि पुनर्जीवित प्रारंभिक उद्योगों को मॉडल को धीरे धीरे दोहराना, यानी कोई उद्योग अगर बंद हो गया है तो उसको स्फूर्ति के अंतर्गत धीरे धीरे प्रमोट करके बढ़ाया जाए। ये भी बातें चल रही है। अब हमारे यहाँ एक नई नीति आई है, वो आई है झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। ये नई नीति है, 2022 की है। इसमें क्या हुआ है कि इसको 2022 में मंजूरी दे दी गई है इथेनॉल पॉलिसी को। गन्ना से इथेनॉल निकालिए, इथेनॉल सरकार खरीद लेगी या कंपनी खरीद लेगी। इथेनॉल उत्पादन के तक यदि कोई निवेशक राज्य में इथेनॉल उत्पादन से संबंधित कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसे 30 करोड़ रुपए या 25% तक की सब्सिडी मिलेगी। ये अमाउंट आप याद रखेंगे क्योंकि ये पॉलिसी नई है, जेपीसी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और फिर देखिए 25% का सब्सिडी और 30 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, ये दोनों को आप याद रखेंगे। फिर कभी कभी एग्जाम में क्या किया है कि डेट पूछ दिया है, तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें नीचे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं।
फिर देखिएगा, इसके अलावा एमएसएमई इकाइयों के ऋण पर कुल ऋण राशि के आधार पर ब्याज 6% सब्सिडी पर होगी। यानी बहुत कम इंटरेस्ट पे सरकार जो है लोन दे रही है अगर कोई इथेनॉल पॉलिसी के तहत झारखंड में इथेनॉल पॉलिसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करेगा। रुक है, यह रकम 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसमें लगाया गया पॉलिसी में। इथेनॉल पॉलिसी झारखंड के परिवहन क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परिवहन क्षेत्र को प्रोत्साहित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो हमको उसका एक अल्टरनेट व्यवस्था अभी से तैयार करना पड़ेगा। जब तक आप इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चलेगा। और सरकार की ये इथेनॉल पॉलिसी आने वाले समय में अधिक रोजगार देने का काम करेगी, कृषि क्षेत्र में भी और उद्योग क्षेत्र में भी, और सेवा क्षेत्र जो इसी से चलेगा, इससे सरकार इसको प्रमोट कर रही है। तो ये पूरा डाटा आप याद रखिएगा, ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी एग्जाम्स के लिए। उसके बाद एक नई नीति है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य जो उत्पाद है हमारे पास, कृषि उत्पाद या कृषि एजेंस, उसकी बर्बादी को रोकने के लिए लाया गया था। इसका एक मुद्दा यही था, प्रसंस्करण का मेन मुद्दा हमारे पास ये होता है कि उसके बर्बादी को रोकने के लिए। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, 242 उद्योग वातावरण तैयार करना, याद रखेंगे इसको, और दूसरा बर्बादी को कम करना। यही दो इसका मेन उद्देश्य था 2015 का। इसमें अगर कुछ चेंजिंग भी होगा तो उसका कुछ न कुछ पॉलिसी बदल दिया जाएगा, लेकिन रहेगा यही, इसका मेन उद्देश्य यही है, बर्बादी कम करना। हमारे यहाँ जो कृषि उत्पाद या खाने पीने का सामान बर्बाद होता है उसको रोकने के लिए ऐसा लाया गया था। फिर सरकार 2015 में लाई थी निर्यात नीति, क्योंकि जब उत्पादन आप कर लेंगे, निवेश करवा लेंगे, तो फिर एक आपको एक प्रमोट करने के लिए चाहिए, यानी कि निवेश के बाद क्या कीजिएगा, निर्यात। तो निर्यात करने के लिए भी नीति चाहिए। सरकार ने निर्यात नीति उसी वक्त लाई। देखिए दोनों नीति एक साथ आई है, प्रसंस्करण 2015 और निर्यात नीति 2015। क्या लिया इसमें सरकार ने, निर्यात की तीव्र वृद्धि के लिए एक सकल सक्रिय उत्तरदायी और सहायक संस्थागत तंत्र बनाना। दूसरा, नीति का उद्देश्य राज्य में निर्यात बुनियादी ढांचा को मजबूत करना था, ये इसमें बन गया हमारे पास। फिर आइए 8 नंबर, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये जियाडा है। हमारे यहाँ पहले से 4 ऐसे चल रहे थे, ठीक है, प्राधिकरण। उसके बाद सरकार ने एक नया कर दिया है कि 2022 में क्या किया कि नया बनाया। इसमें जो प्रभारी थे खुद मुख्यमंत्री खुद थे यहाँ पे। इसमें क्या किया है कि एक हिस्से में जो है 100% तक की जो है मंजूरी दे दी गई कि जो उस क्षेत्र में करेगा उसको 100% तक निवेश का अधिकार दे दिया गया। इसमें 24 अलग अलग विस्तारों पर चर्चा की गई है। इसके पहले क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कितने सूत्री कार्यक्रम है, तो उसका आंसर होगा 16। यहाँ पे ठीक उसी का कर दिया, 24 सूत्री कार्यक्रम पे चर्चा हो रही है। ठीक, कहाँ पे है, धनबाद जिले के निरसा क्षेत्र में गोपालगंज गांव में 34 एकड़ ज़्यादा, बस ये गोपालगंज गांव और ये 34 एकड़ जमीन, इसको थोड़ा याद रखेंगे, जेपीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भूमि लेदर पार्क, फुटवेयर पार्क उद्योगों की स्थापना के लिए निर्धारित की गई, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि इसका उपयोग सामान्य श्रेणी के उद्योग के लिए किया जाएगा। यानी लेदर और फुटवेयर के साथ साथ और अदर जो हमारे पास है उसके लिए भी इसको किया गया है। ठीक, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट भी देख लीजिए। झारखंड निर्यात नीति 2015 की प्रगति और इस दौरान निर्यात नीति 2015 के तहत परिवहन सब्सिडी में 146 लाख रुपए का वितरण किया गया है, 146। ठीक है, ये से अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड के लिए भी स्टार्टिंग में बिल्कुल सही है। भारत में झारखंड में फिर क्या किया, नया नीति लाया गया, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में आया था। सरकार ने क्या किया कि इसमें इंडेक्स तैयार किया और इस इंडेक्स में क्या किया गया कि झारखंड को 10वां नंबर दिया गया है। ये इंडेक्स का नंबर आप याद रखिएगा। ठीक है, और देखिएगा नीति आयोग ने जो नियम किया गया, 17 प्रमुख राज्य में 10 उत्तर पूर्वी, 9 केंद्र शासित को बांटा था। आईसी आधार पर इसमें तैयार किया गया था। और देखिए 17 और 10 और 9, इसमें से हमारा जो है नंबर 10वां है। तो रैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो झारखंड का रैंक खराब नहीं है, ये रैंक बहुत सही माना जाता है। फिर 2021 में सरकार ने एक नई नीति लाई, वो नीति था हमारे पास झारखंड पर्यटन नीति 2021। इस नीति में सरकार ने क्या किया, पर्यटन क्यों विकसित, देखिए हमारे यहाँ ढेर सारे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के लिए पहले से विकसित हैं, और जब पर्यटन के लिए विकसित है तो सरकार उसके लिए एक स्पेशल नीति रखना चाहती है कि अगर पर्यटन के माध्यम से भी झारखंड में रोजगार का सृजन हो सके तो सरकार उसमें भी पीछे हटना नहीं चाहती है। क्या किया सरकार ने, देख लीजिए, इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को इस तरह से बढ़ावा देना कि यह रोजगार सृजन और तेजी से आर्थिक विकास में योगदान दे सके। ठीक, अधिक से अधिक संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा राज्य में उसके प्रवास की औसत अवधि के बढ़ाने के लिए संसाधन का अधिक उपयोग। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो दूसरे देश से आते हैं पर्यटक, उसके लिए उचित सुविधा नहीं है कई जगह पे, तो ये उचित सुविधा अब सरकार कराना चाहती है। यानी आने वाले समय में कई कई जगह पे सरकार अपने इन्वेस्टमेंट से भी होटल और रेस्टोरेंट खुलवाएगी। ये रेस्टोरेंट और होटल जो है सरकार की आमदनी का एक हिस्सा होगा। अब बोलोगे सर कहाँ खुलेगा,
जैसे रेलवे में गेस्ट हाउस होता है, वैसे सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे भी सरकार वही कर रही है हमारे पास। फिर देखिएगा, एक मास्टर प्लान है हमारे पास, और इसी मास्टर प्लान में सरकार क्या करेगी कि विकसित भी करेगी और आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध, यानी कि उन लोगों के लिए जो विदेशी पर्यटक होंगे उसके लिए अलग से बस सिस्टम या कुछ व्हीकल सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा आने जाने के लिए। ये पूरा को जो है निर्यात नीति में। और देखिए क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा घूमने के लिए। आप एक विदेशी पर्यटक अगर हमारे यहाँ आएंगे तो कहाँ जाएंगे, पुरातात्विक स्थलों और विरासत भवनों के संरक्षण के साथ साथ राज्य के पर्यटक उत्पादन, विविधता, विस्तार और आत्म प्रचार किया जाएगा। जितने हमारे पास हेरिटेज हैं, इन सारे हेरिटेज में ये जानेंगे। उसके बाद फिर ये अकेले तो कर नहीं सकते ये काम को। अब अकेले अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको एनजीओ का सपोर्ट चाहिए। सरकार ने मेंशन कर दिया है कि पर्यटन संवर्धन और विकास में शामिल गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों और अन्य ऐसी निकायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, उन्हें समर्थन सहायता प्रदान करना, पर्यटन के विकास के लिए विशेषज्ञताओं को लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उच्च श्रेणी के पर्यटकों को आकर्षित करना, राज्य में उनके प्रवास की अवधि को बढ़ाना। ठीक है। फिर देखिएगा, वायु, भूमि, जल आधारित साहसिक सुविधाओं सहित सभी साहसिक संबंध और पर्यटन गतिविधियों के लिए झारखंड को वन स्टॉप डेस्टिनेशन बना देना, यानी बीच में कहीं रुकना नहीं पड़े। झारखंड से सीधा जो है दिल्ली एयरपोर्ट, झारखंड से सीधा मुंबई एयरपोर्ट, झारखंड से सीधा जो है रांची एयरपोर्ट के सभी जगहों पे जो कनेक्टिविटी बनी रहे। इससे क्या होगा, उन लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ठीक। पर्यटन को विकास ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, नहीं तो टिकाऊ नहीं बन पाएगा। सरकार ने इसकी भी सुविधा कर दी है। ठीक। ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब हमारे पास पर्यटन नीति के ही भाग है हमारे पास। अब आइए, सरकार पर्यटन नीति के लिए क्या क्या चीज़ समझेगा। जितने भी बुनियादी दुविधाएं हमारे पास है, सड़क, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, रेल नेटवर्क, सभी को विकसित करने का प्लान बनाया हुआ है इसमें। ठीक। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे जो है पर्यटक जो है सीधे पहुँच सके काम करने के लिए, तो वैसा भी किया हुआ है। अब यहाँ ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है कितने ऐसे हैं जो हेरिटेज के रूप में डेवलप हैं। सबसे पहले देखिएगा, राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षण क्षेत्र। धार्मिक स्थल में कौन कौन है, बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, रजरप्पा, मैथन, बासुकीनाथ, लिरोरी स्थान, शक्ति मंदिर, लुगुबुरु फॉरेस्ट, जामा मस्जिद। फिर देखिएगा, आनंद स्थल में कौन कौन है हमारे पास, पारसनाथ, बासुकीनाथ, त्रिकुटी पहाड़, नंदन पहाड़ी, मैथन, पंचायत बांध, तिलैया बांध, रजरप्पा, कोनूर जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, उसरू जलप्रपात, गौतम धारा, डीमाजोर, दसम जलप्रपात, मसानजोर और लोध झरना। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक हमारे पास रिसोर्ट बना हुआ है, नेत्रहाट, रामगढ़, गमारिया, पारसनाथ, अनगढ़ा, घाटशिला, हजारीबाग। वन क्षेत्र में भी कुछ लोग घूमने जाते हैं हमारे वहाँ। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे एनिमल हिस्ट्री जो चैनल है हमारे पास, उसके जो लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, घाटशिला जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, कोडरमा जाते हैं, चाईबासा जाते हैं, गुमला जाते हैं। इको टूरिज्म भी हमारे पास है। क्या क्या है हमारे पास, नेत्रहाट, हजारीबाग, चाईबासा, घाटशिला, राजमहल, ये भी है। फिर कुछ ऐसे जो अनुसंधान संस्थान हैं, वहाँ भी बहुत लोग जो है काम करने के लिए और विदेशी पर्यटक आते हैं। बीआईटी मेसरा है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, लाह अनुसंधान केंद्र है, बीआईटी सिंदरा है, कोयला खदान है हमारे पास, ये सब हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ ये डाटा याद रखिएगा कि झारखंड में जो पर्यटक प्रवाह कितना हुआ। देखिए, वर्ष 2000 में जब झारखंड अस्तित्व में आया तो राज्य में केवल 4.5 लाख पर्यटक आए थे, और 2019 में ये बढ़ के 3,58,58,000 हो गया। सीधे करोड़ में चले गए, यानी कहाँ हम 4.5 लाख में थे और सीधा हम 3 करोड़ चले गए, यानी 2.5 लाख में। दूसरा, फिर देखिए 60 गुना वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा भी याद रखेंगे। 2000 में जहाँ 3,111 विदेशी पर्यटक आए थे, वहीं 2019 में उसकी संख्या बढ़कर 2.25 लाख हो गई। ठीक। मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार 2017 में 1,70,000 विदेशी पर्यटक झारखंड का दौरा किया। वर्ष 2018-2019 में बढ़कर ये लगभग 1,76,000 यानी बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी विदेशी पर्यटक झारखंड की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, और ये झारखंड के लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक। सरकार ने पहल किया। अब हमारे देखिए, राज्य ने फिल्म उद्योग के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, यानी कुछ समय बाद हमारे यहाँ ढेर सारे फिल्म की शूटिंग होगी, और उस शूटिंग में क्या होगा कि विदेशी पर्यटक भी हमारे पास आएंगे, तो कई तरह के लोग आएंगे। अब यहाँ सरकार ने क्या किया है, पूंजी निवेश पर 30% या 10 करोड़ रुपये जो भी कम हो, एक फ्लैट सब्सिडी घोषणा कर दी गई है। ये सरकार की अच्छी रणनीति है पर्यटन विकास के लिए। ठीक। यहाँ देखिए, नई पर्यटन नीति के अनुसार आदिवासी जिले में निवेश के लिए सब्सिडी 35% होगी।
क्योंकि वहाँ उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सरकारी पर्यटन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम काम कर रही है, जहाँ पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर झारखंड की सारी सुविधाओं की जानकारी मिल जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम होने से क्या होता है कि आपको हर तरह की जानकारी एक जगह पर ही मिल जाती है, आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता है, और ये काम पर्यटक के लिए बहुत आसान होता है। ठीक, इसके बाद सरकार ने एक नई नीति लाई, खेल नीति। ये 2022 की नीति हमारे पास है, पहले एक बार 2020 का था, 2022 में आया। कब लॉन्च किया गया है? झारखंड खेल नीति 2022 में लॉन्च किया गया। डेट थोड़ा याद रखिएगा, 13 सितंबर 2022, क्योंकि डेट वाइज कुछ पूछा एग्जाम में। ठीक, इसके पहले देखिएगा 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई खेल नीति झारखंड में दूसरी नीतिगत आखिरी नीति 2007 में बनाई गई थी। इसके पहले जो था एक बार 2007 में बना था, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। ठीक, तीसरा, हमारे यहाँ जो नीति बनी है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए बनी हुई है। सरकार ने जो बनाया है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए बनाया। चौथी बात ये कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं इसका आयोजन झारखंड में हो सके, इसके लिए भी सरकार ने इस नीति को लाया है। देखिए, इसका उद्देश्य उसे बेहतर संस्थान, पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम हो। दोनों यानी इंटरनेशनल को भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक, फिर अब इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है क्षमता निर्माण, क्योंकि इससे रोजगार का सृजन होगा। दूसरा है एक सांस्कृतिक माहौल बनाया जाए इसके हमारे देखते हैं, आकर्षक व्यवहार करियर विकल्प के रूप में तैयार करना। कुछ लोग जो है खेल को जो है वेस्टेज समझते हैं, जबकि खेल वेस्टेज का पार्ट नहीं है। खेल संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है और ये होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ के पदाधिकारी जो जॉब करते हुए भी खेलने का काम करते हैं। खेलों को पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरित करना। देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, ये जरूरी है हमारे यहाँ। शारीरिक गतिविधियों और माहौल बनाना, ये भी जरूरी है सभी उम्र के नागरिक के लिए। खेल एक ऐसा चीज़ है जो सब कोई खेल सकता है। ठीक है, स्वदेशी और पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को डेटाबेस तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना। हमारे यहाँ ढेर सारे खिलाड़ी उसको अच्छा कोच नहीं मिल पाता है, ढेर सारे खिलाड़ी ऐसा हैं जिसको अच्छा फैसिलिटी नहीं पाता, अच्छा उसको जो है वातावरण नहीं मिल पाता। ये सब अब सरकार प्रोवाइड करेगी। खिलाड़ियों को प्रतिभा कैसे निखारेंगे? ब्लॉक, पंचायत और जिला स्तर पे काम होगा। यानी आप लोग जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन करके राज्य में काम कर रहे होंगे तो वहाँ आपकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ से पहचान करिए अच्छे खिलाड़ियों का और उसको चयनित करके लाइए। खिलाड़ियों के लिए बीमा सुविधा बिल्कुल होना चाहिए, पेंशन की सुविधा भी होनी चाहिए और इनके लिए आरक्षण की सुविधा भी होनी चाहिए जो सरकार दे रही है। ठीक है, देख लीजिए सरकार ने यहाँ पे किया है आरक्षण की व्यवस्था। खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण, ये भी किया। हाँ, इतना ही नहीं है, खेल यूनिवर्सिटी भी बना दिया सरकार ने, आवास केंद्र बनाए, एकल खेल विद्यालय बनाए, ये सभी जो है सरकार ने किया हमारे पास। ठीक, डिजिटल डेटाबेस रहेगा तो काम करना आसान होगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना, नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए उनके लिए व्यवस्था, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं और प्रमोट ही नहीं कर रहे, वो टैक्स भी दे रहे हैं। ये सभी सुविधा होना चाहिए। किस किस खेल को सरकार ने जो है प्रीमियर लीग से जोड़ा? फुटबॉल, हॉकी आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन, ग्रामीण स्तर के खेल में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। ठीक, ये भी किया गया। डोपिंग मुक्त, क्योंकि डोपिंग हमारे पास क्या होता है देख लीजिए, मैंने डोपिंग के बारे में ढूंढ के निकाल दिया आपके लिए। डोपिंग खेल प्रतियोगिता में दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए कृत्रिम और अवसर अवैध पदार्थ का इस्तेमाल होता है। यानी कुछ ये ऐसे भी जो होते हैं जिसको यूज नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए भी हानिकारक होता है और खेल के मापदंड के हिसाब से भी यह हानिकारक ही है। ये शरीर का हार्मोन्स को थोड़ा चेंज कर देता है और उस खिलाड़ी में थकावट नहीं आती है और इसके चलते क्या होता है, वो खेल जीतता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये बैंड है और अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग करते हुए पकड़ा है या कोई ऐसा दवा या टैबलेट लेकर करता है तो उसको लंबे समय तक के लिए खेल से वंचित किया जा सकता है। ठीक, सरकार ने इसकी भी सुविधा कर दी है। डोपिंग मुक्त खेलों की दुनिया सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय खेल विकसित संहिता कानून आना, यानी इसके लिए भी कानून बनाया गया। तो ये सभी के सभी हमारे पास जो है राष्ट्रीय खेल नीति 2022 का एक माहौल बना हुआ है हमारे पास। ठीक, अब इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? राज्य सरकार खुद इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करेगी, यानी सरकार के इन्वेस्टमेंट में हमारे यहाँ खेल जो है आगे बढ़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कि कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण और घरेलू कामगार न्याय विधेयक का लक्ष्य, देखिए इसका था मानव तस्करी को समाप्त करना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य की औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्चा सामग्री, भंडारण और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाएगा? ये था 8 उस वक्त में। तीसरा, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति के प्राधिकरण द्वारा लागू किया था, ये है झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, ये इसका काम है। झारखंड में जितना भी खेल नीति तैयार होगा ये सारा इसी के थ्रू लागू किया जाएगा।
इसको आप याद रखेंगे। 4 नंबर, झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध ऊर्जा क्षेत्र से, जितना भी निर्माण संचालन है वो सब ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं होगा। झारखंड राज्य जल नीति के अस्तित्व में आई है, ये 2011 में अस्तित्व में आया था। 6 नंबर, झारखंड राज्य जल नीति 2011 क्या है? देखिए ये क्या है, संस्थाओं का अनुकूलन क्षमता को विकसित करना, इसका मेन उद्देश्य ही हमारे पास है सभी का। 2000 क्वेश्चन नंबर 7, 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी, 3 बार होगी, जनरली 3 बार के लिए बनाया गया था, इस नीति में ही लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहाँ देखिए डेट पूछा हुआ है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब है? ये 2015 में आया था। 9 नंबर, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का उद्देश्य था, ये उद्देश्य देखिए क्या है, आप ऑप्शन देख के, यहाँ तो ऑप्शन में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, ठीक, क्या क्या है? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल होगा। नए निवेशक को सुविधा देना, ये भी होगा। कारोबार को आसान बनाना, तो ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये आप खुद ऑप्शन देख के खुद भी लगा लेंगे। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र? देखिए उसमें थे 27, और अभी आपको हम बताए थे किसी किसी एग्जाम में इसका सूत्र पूछा जाता है, तो ये थोड़ा आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए 11 नंबर, ये जेपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उस समस्याओं में से एक नहीं है? देखिए औद्योगिक कानून और नियमों में परिवर्तन का अभाव, ये तो होगा। उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, ये भी होगा। कृषि का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीएसआर को एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, ये होगा। नियामक निकायों में भ्रष्टाचार उच्च स्तर, ये भी होगा। सिर्फ सी नंबर नहीं होगा। एग्रीकल्चर सीएसआर से लेना देना नहीं होता है, इंडस्ट्री का रिलेशन होता है, कंज्यूमर का रिलेशन होता है, करप्शन का भी मतलब इससे होता है, लेकिन सीएसआर से एग्रीकल्चर के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो 11 का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जेपीसी का है, झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र में गलत धारा कौन सी है? देखिए इसका एक ही धारा गलत है, खनन गतिविधि में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यहाँ ये है, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है प्रक्रियाओं को सरल बनाए, बिल्कुल प्रक्रिया सरल नहीं होगी तो कोई निवेश नहीं करेगा। आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें, सब्सिडी अगर आप नहीं देगी सरकार तो नहीं करेंगे काम। विदेशी निवेशक और तकनीकी सहयोग प्रोत्साहित करते, ये भी जरूरी है, लेकिन ये वाला नहीं जरूरी है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडारण और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तांबा और वन आधारित उद्योग, ये उसका संबंधित है। अभी जो ऊपर में आपको एक चार्ट दिखाए थे, इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 14 नंबर, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई थी? टोटल 16 नीति बनाई थी, अभी तक जितने भी हैं 16 नीति बने। 15 नंबर, प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा जो 2009 में की, सही है। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहित करना और उसके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था उद्देश्य, ये भी सही है। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 के धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया, ये भी सही है। प्रत्यर्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक हो, ये भी सही है, मतलब कि स्वेच्छा से को ही जो है वो सरेंडर करे, अपने मतलब किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाए। तो चारों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा डी नंबर। 16 नंबर, झारखंड उचित मुआवजा और पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन 2017 प्रभावी कब से माना गया? ये 1 जनवरी 2014 से किया गया। एक क्वेश्चन जो होता है किसी पॉलिसी या एक्ट से रिलेटेड, उसका डेट पूछ दिया है, तो ऊपर मैंने जितने भी नई नीति लिखे हैं जो 2020 के बाद बने हैं, उसका सारा डेट आप याद रखिएगा, मैंने सारा डेट ऊपर मेंशन कर दिया गया। 17 नंबर, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचना प्रदान करना, वैश्विक बाजार में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक करना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड के स्थापित करना। ऑप्शन के हिसाब से देखें चारों हमको सही लग रहा है, ठीक है। तो सही बात ये भी है कि चारों सही भी है हमारे पास, तो ये सही होगा, क्योंकि किसी भी नीति के लिए ये सभी चीज़ जरूरी है, ये सभी हमारे पास जरूरी है, इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो सभी ऑप्शन में दिख रहे हैं, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ भी है हमारे पास 4 नंबर। 18 नंबर, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी की सशक्तिकरण, दूसरा प्रौद्योगिकरण हस्तांतरण, कौशल उन्नयन और साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? ये नीति 2016 में बनाई गई थी।
ठीक। अब है कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम कौन सा नीति पढ़ें। देखिए 2020 के बाद जितनी भी नीति आई हुई है सबको रिवाइज कर लेंगे, और इसका नोट्स आप जो है वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे कल सुबह में इसको अपलोड कर दूंगा और एक बार इसको आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनता है पेपर 2 के लिए, ठीक। और इसके बाद हम CNT SPT एक्ट और योजना संबंधी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि उससे भी क्वेश्चन CNT SPT से लगभग 12 क्वेश्चन रहते हैं और योजना से भी जो है 5 क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं या मुझे मैसेज करते हैं, या आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है नंबर उस पर हमको व्हाट्सएप से जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।